नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो ये सभी आपके एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत तरह के चेंजेस हो रहे हैं, है ना, तो वो उसके बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इन अ हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, है ना। मतलब हमने क्या पढ़ा है सारी चीज़ों में कि हायरार्किकल सीरीज़ में हमने ग्रुप और जो उनके सब ग्रुप है उनको रखा। कैसे रखा? उनकी जो सिमिलरिटीज़ हैं और उनकी जो डिससिमिलरिटीज़, उनके बेसिस पे हमने उसे रख दिया। ठीक। साइंटिस्ट हैव प्रपोज्ड different system of classification which have undergone several changes from time to time. Earlier, Aristotle proposed artificial system of classification which divided animals and plants on the basis of habitat. ठीक है। जो एरिस्टोल साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी क्या प्रपोज किया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें क्या किया गया? एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं उनको उनके हैबिटेट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक। अब इसमें एग्जांपल अगर हम एक्वेटिक का लेते हैं, ठीक है, एक्वेटिक का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो इसमें फ़िश और वेल आ जाएंगे। टेरेस्ट्रियल का लेंगे तो इसमें जैसे रेप्टाइल और कैटल, और एरियल का अगर लेंगे तो इसमें बैट, बर्ड्स, ये सब इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, एक्सेट्रा। इसके बाद जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किस में बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, है ना, साइटोकेमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड था। आफ्टर नेचुरल सिस्टम, ऑर्गेनिज्म वेयर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कॉल्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। ठीक, ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड नंबर में क्या पूछ रहा है? स्टेट टू इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ। ठीक है, तो ये दो चीज़ दे दिया और उनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले पूछा है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का, तो इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हमें बताना है। तो इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस सबसे पहला क्या है? दे एक्ट एज डीकम्पोजर्स एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होंगे वो डीकम्पोजर्स की तरह एक्ट करते हैं और ह्यूमस के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड नंबर, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसके अलावा भी इनके कुछ इकोनॉमिकल यूज़ है, जैसे कि मैनी एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया। बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा, जो एंटीबायोटिक्स होती है वो भी किससे ऑब्टेन होती है? बैक्टीरिया से ही ऑब्टेन होती है, उसमें भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। ठीक है। और फोर्थ है, मैनी सॉयल बैक्टीरिया हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बहुत सारे सॉयल बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया सेकंड पूछा हुआ है, तो आर्की बैक्टीरिया का इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है? तो मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट्स बाय द मिथेनोजेंस। जो मीथेन गैस होती है वो किस कैसे प्रोड्यूस होती है? जो रूमिनेंट होते हैं उनके डंग से, है ना। तो उसमें भी कौन हेल्प करते हैं? मिथेनोजेंस हेल्प करते हैं। वो सब क्या होते हैं? आर्की बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी चीज़, मिथेनोजेंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस एंड सीवेज ट्रीटमेंट। इसके अलावा भी इनका ट्रीटमेंट बायोगैस और सीवेज ट्रीटमेंट में भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायटम्स। ठीक है, मतलब
डाइटम्स में जो सेल वॉल होती है उसका क्या नेचर होता है? द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स आर मेड ऑफ सिलिका। इनका जो सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है। ठीक है, देयर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्रस्टेल। कंस्ट्रक्शन को फ्रस्टेल बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल। इसमें दो पतली ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं दैट फिट इनटू ईच अदर। एक दूसरे में ये फिट होती है सच एज अ सोप बॉक्स। एक सोप बॉक्स की तरह ये फिट होती है। व्हेन द डायटम्स डाई, जब डायटम्स डेड होता है, द सिलिका इन देयर सेल वॉल गेट्स डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ डाइटेमियस अर्थ। ठीक है, एक बाद में किसमें डिपॉजिट हो जाता है? डाइटेमियस अर्थ में। दिस डाइटेशियस अर्थ इज वेरी सॉफ्ट एंड क्वाइट inert. It is used in filtration of oils, sugars and for other industrial purpose. इनके कुछ यूज़ भी बता दिए गए है ना, किसमें? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल के फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। शुगर एंड जो दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पस होते हैं उनमें इनमें भी इसका यूज़ हो जाता है। फिर है फोर्थ नंबर, फाइंड आउट व्हाट डू दी टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड एल्गल टाइड्स। तो एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं? तो एल्गल ब्लूम्स रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी in water resulting in discoloration of water body। ये एल्गल ब्लूम जो होता है वो एल्गी की जो पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होने की वजह से होता है, और जो ब्लू ग्रीन होती है उसके कारण है ना वाटर में ये इंक्रीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर बॉडी का डिस्कलरेशन होता है। और इसकी वजह से जो बीओडी होता है, बीओडी क्या होता है? बीओडी, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसकी वजह से जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो फिश वगैरह होती है उनकी क्या होने लगती है? डेथ होने लगती है। ठीक है, फिश की क्या होने लगती है? डेथ होने लगती है। और जो दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी डेथ होने लगती है। ठीक है, तो ये हो गया एल्गल ब्लूम के बारे में। सेकंड चीज़ इन्होंने क्या पूछी है? रेड टाइड्स पूछा हुआ है। तो रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, है ना, ये नाम आपने सुना होगा, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण होता है दैट मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं ड्यू टू देयर लार्ज नंबर। द सी अपीयर्स रेड इन कलर, और जब ये पूरे सी में आ जाते हैं ना तो इसकी वजह से जो सी का कलर होता है वो कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स, और ये लार्ज अमाउंट में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं इन वाटर दैट कैन कॉज डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेज, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ फिशेज की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। फिर है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, हाउ आर वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस। है ना, ये चीज़ हमने चैप्टर में पढ़ रखी है, आप पिछला जो वीडियो है वो देख सकते हैं, तो उसमें इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर थोड़ा उस हिसाब से हमें आंसर करना होगा। मैं बता देती हूँ आप लोग को। वायरॉइड्स आर स्मॉलेस्ट known agent of infectious disease that contain a small single stranded RNA molecule। ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट एजेंट होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। और इनमें जो आरएनए होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दे लैक कैप्सिड, इनमें कैप्सिड नहीं होता है। एंड हैव नो प्रोटीन्स, इनमें प्रोटीन्स नहीं होता है। वायरॉइड इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स whereas viruses have genetic material। है ना, वायरस केवल प्लांट को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा वायरस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है इसके प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन भी बोलते हैं। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस आर ऑफ फोर टाइप्स। इनमें चार तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसमें केवल एक एक मैंने बताया आप लोग को, सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन ये जो वायरसेस होते हैं इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। दे इनफेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, है ना। आप पिछले मेरे वीडियो में इसका देख सकते हैं पूरा डिटेल। ठीक, सिक्स नंबर, डिस्क्राइब हाउ ब्रीफली द फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है पिछले वीडियो में, इसका पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, उसमें इसका यही सेम आंसर आपको कर देना है ना। तो इसमें तभी मैं आप लोग को नाम बता देती हूँ फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ के, जो कि सबसे पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, और फोर्थ है स्पोरोजोन्स।
ठीक है, तो ये चारों नाम है, ये चारों का डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स दैट आर पार्शियली हेटरोट्रॉफिक। प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और आपको मतलब आप पूछ रहे हैं कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ प्लांट पार्शियली हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, तो ठीक है, सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक ड्रोसेरा, है ना, नेपेंथिस, ये सब कैसे होते हैं, पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। दीज प्लांट्स आर डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन कंटेंट, इनमें नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है, बट आर अदरवाइज ऑटोट्रॉफिक, है ना। इसके अलावा क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे ट्रैप वेरियस इंसेक्ट टू ऑब्टेन नाइट्रोजन, है ना, ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन चाहिए रहता है उनमें से। रेस्ट द फूड कार्बोहाइड्रेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय देमसेल्व्स। 8 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू दी टर्म्स फाइकोबायोंट एंड माइकोबायोंट, है ना। फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट भी ये सेम चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी थी पिछले वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट क्या होता है ना। तब भी मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो मैंने आपको बताया था एल्गी एंड फंजाई में, उसमें दो तरीके का बताया था, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। फाइकोबायोंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं फंजाई को, जबकि माइक्रोबायोंट होते हैं ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये के लिए। ठीक, ये हो गया माइक्रोबायोंट और माइक्रोबायोंट। अब है 9 नंबर का क्वेश्चन, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को कराया जा चुका है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का उसमें करके आपको कंपेरेटिव वो करके बता देना है ना। इसके बाद है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यूग्लिनॉइड सच एज यूग्लिना, यूग्लिनॉइड क्या बोला जाता है, यूग्लिना बोला जाता है। ठीक, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और ज़्यादातर इसमें मिलते हैं फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल अ प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन रिच सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, पेलिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेलिकल। दे वियर टू फ्लैजिला, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं ऑन द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। फिर और स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई, इसमें स्मॉल लाइट सेंसिटिव आई होती है। स्पॉट जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होता है सच एज क्लोरोफिल एंड कैन दस प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं। हाउ एवर इज इन अब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट के एब्सेंस में दे बिहेव सिमिलर टू हेटरोट्रॉफ्स बाय capturing other small aquatic organism. Next, they have both plant and animal like feature, इनमें दोनों प्लांट और एनिमल दोनों की तरह इसमें फीचर होता है, which make them difficult to classify, इसकी वजह से इन्हें क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, है ना, तो इनको क्लासीफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद है 11 नंबर का क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीजेस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को क्लास में डिस्कस कराया जा चुका है ना। तो इसमें आपको वायरस के बारे में एक ब्रीफ नोट लिखना है, उसके स्ट्रक्चर और नेचर के बारे में, है ना। तो ये आपके चैप्टर में आपको बहुत क्लियरली बना हुआ है। ठीक है, और ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीजेस, 4 कॉमन वायरल जो डिजीजेज होती है ना। तो आप लोग चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं 4 वायरल डिजीज़ के नाम मुझे, है ना। बहुत सारे डिजीज़ के नाम हमें पता है, लेकिन आप लोग इसको बताइए, है ना, कि कौन सी 4 वायरल डिजीज़ होती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि
वायरस नॉन लिविंग होता है क्योंकि इनकी लिविंग होता है, क्योंकि इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। वायरसेस आर regarded as intermediate between non-living entities and living organism. It is very difficult to certain whether they are living or non-living. Some characters of viruses suggest their non-living nature, whereas many other characters suggest their living nature. ठीक है, समझेंगे। अब कुछ चीज़ ऐसे समझ लेते हैं जिससे जिससे वो लगे कि नॉन लिविंग है। जैसे सबसे पहला लैकिंग क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, नहीं होता है। एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल, है ना, इंडिपेंडेंटली लिविंग सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है विच इज़ फाउंड ओनली इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, ये ज़्यादातर किसमें पाई जाती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में पाई जाती है। फिर अब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम इसमें इनमें absent होता है। अब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, इनमें ग्रोथ और डिवीजन absent होता है। इंस्टेड डिफरेंट पार्ट आर सिंथेसाइज्ड सेपरेटली, डिफरेंट पार्ट इसमें सेपरेटली क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, ये तो बता दिया मैंने नॉन लिविंग। अब वायरसेस रिजेंबल लिविंग बींग्स इन, है ना, तो इसमें सबसे पहला है बीइंग फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स विच अकर ओनली इन लिविंग बींग्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देते हैं जो कि केवल लिविंग में बनता है। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल लिविंग में होता है। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, है ना, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और इनमें क्या होता है, म्यूटेशन भी पाया जाता है इनमें। ठीक है, एंजाइम होता है, ट्रांसक्रिप्टीज, है ना, ज़्यादातर वायरसेस में। सम वायरसेस लाइक पॉक्स वायरस कंटेन विटामिन, कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जैसे पॉक्स वायरस की बात करें तो उनमें विटामिन होता है। जैसे कौन सा विटामिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, बायोटिन होता है ना। इन इन्फेक्टिविटी पाई जाती है इसमें, होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। जो वायरसेस होते हैं उसको ऑटोक्लेविंग करके किल भी किया जा सकता है, या अल्ट्रावायलेट रेज अगर देंगे तो उससे भी आप लोग किल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि वो लिविंग है। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड एंड एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स। ठीक है, तो ये सारे उसके क्या बता रहे हैं, लिविंग कैरेक्टर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन आप लोग के बुक लास्ट में थे सेकेंड चैप्टर के, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और ये हम लोगों ने चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ था सारा, लेकिन क्वेश्चन आंसर एक बार डिस्कस करना ज़रूरी है ना। ये आप लोग खुद, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसे कर सकते हैं, है ना। बाकी आपके नोट्स में जो आपके इसके पहले के वीडियोज़ हैं उसके नोट्स में इनके सारे आपके आंसर अवेलेबल हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।